वजीर आजम नरेंद्र मोदी दादर नगर हवेली के दौरे पर। सिलवासा में नमो मेडिकल कॉलेज कौम के नाम किया वक्त। स्कूल, सड़क और पानी जैसे मंसूबों से जुड़े 4,850 करोड़ से ज्यादा के मंसूबों का होगा इफ्तिताह और रखा जाएगा संग बुनियाद। केरल को मिली पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से दिखाई हरी झंडी। 3,200 करोड़ रुपए के मंसूबों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। कोची वाटर मेट्रो काम के नाम किया वक्त। वजीर आजम ने कहा उनकी हुकूमत ताउन पर मबनी वफाकियत को देती है फरोग। रियासत की तरक्की को मुल्क की तरक्की का समझती है जरिया। खाना जंगी के शिकार सूडान में फंसे भारतीय शहरियों को निकालने का काम हुआ शुरू। ऑपरेशन कावेरी के तहत फंसे भारतीयों का पहला काफिला सूडान से हुआ रवाना। INS सुमेधा 278 अफराद के साथ पोर्ट सूडान से जद्दा के लिए हुआ रवाना। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ NIA की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत तकरीबन 17 मकामात पर छापेमारी। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम तेज। बीजेपी रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। कहा सिद्धरमैया ने हमेशा से लिंगायत समाज और इसके रहनुमाओं की तौहीन की है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के हक में की तशहीर। आम आदमी पार्टी ने तशहीरी मुहिम की शुरुआत की। JDS की शुरुआत। वजीर खारजा एस जयशंकर ने पनामा के दौरे पर दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर दिया जोर। भारत लातीनी अमरीका बिजनेस फोरम में रखी अपनी बात। पनामा के सदर के साथ भी हुई अहम उमूर पर बातचीत। खेलों में ICC आलमी टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल के लिए रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम का ऐलान। अजिंक्य रहाणे की टीम में हुई वापसी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा फाइनल। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिलवासा के दौरे पर है। उन्होंने सिलवासा में नमो मेडिकल कॉलेज एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा किया और मेडिकल कॉलेज कौम के नाम वक्फ किया। इस मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2019 में रखा था। इससे मरकज़ के जेर इंतजाम इलाके दादर और नगर हवेली दबंदियों के शहरियों की सेहत खिदमात में इजाफा होगा। इसमें जदीद तरीन मेडिकल कॉलेज, जदीद मेडिकल रिसर्च सेंटर, कौमी और बैनुल अक़वामी जराइद तक 24 घंटे रिसाई, सेंट्रल लाइब्रेरी, खुसूसी तिब्बी अमला, तिब्बी लेबॉर्ट्रीज, स्मार्ट लेक्चर हॉल, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, एनाटॉमी म्यूजियम, क्लब हाउस और खेलों की सहूलियात शामिल हैं। तलबा और फैकल्टी मेंबरान के लिए रहायशी कैंपस की सहूलत भी फराहम की गई है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिलवासा में मुनक़िद प्रोग्राम में तकरीबन 4,873 करोड़ की लागत से 96 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने आवास योजना शहरी के कुछ मुस्तफ़ीदीन को घर की चाबी भी सौंपी। और केरल की तरक्की के सफ़र में आज की तारीख बेहद खास है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। रेलगाड़ी 11 अजला तिरुवनंतपुरम, कोयटा, मरीनक्कलम, पलक्कड़, पठान मथेटा, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नौर और कासरगोड से होकर गुजरेगी। इस ट्रेन के चलने से केरल के कई अजला के लोगों को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म ने इस दौरान बच्चों से भी बातचीत की। कई बच्चों ने वज़ीर आज़म को अपनी कविता भी सुनाई।
वज़ीर आज़म ने 3200 करोड़ रुपए से ज़ायद के मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह किया। उन्होंने कोची वाटर मेट्रो कौम के नाम वक्फ किया। कोची शहर के साथ बिला रुकावट राब्ते के लिए बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कश्तियों के जरिए कोची के आसपास के 10 जज़ायर को जोड़ने वाला यह अपनी तरह का मुनफरिद मंसूबा है। मजबूत भरोसे के पीछे अनेक कारण हैं। पहला, केंद्र में एक निर्णायक सरकार, भारत के हित में बड़े फैसले लेने वाली सरकार। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश। तीसरा, अपनी डेमोग्राफी यानी युवाओं के स्किल पर इन्वेस्टमेंट। और चौथा, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर केंद्र सरकार का कमिटमेंट। हमारी सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देती है, राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है। केरला का विकास होगा तो भारत का विकास और तेज होगा। हम इस सेवा भावना के साथ काम कर रहे हैं। और डिंडीगल पिलानी पलक्कड़ सेक्शन पर रेल की बिजलीकारी की गई है। वज़ीर आज़म ने इसे कौम के नाम वक्फ किया। तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म ने रेलवे के मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, वर्कला, शिवगिरी रेलवे स्टेशनों की असर नौ तरक्की और तिरुवनंतपुरम के इलाके बशमूल निमौन और कोचेली की जामे तरक्की और तिरुवनंतपुरम शोर अनवर सेक्शन की सेक्शनल रफ्तार में इजाफे के मनसूबों का भी संग बुनियाद रखा। 9 वर्षों में केरला में गेज परिवर्तन, डबलीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के अनेक प्रोजेक्ट पूरे हुए। आज भी तिरुवनंतपुरम सहित केरला के 3 स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ है। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं है, बल्कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेन भी एस्पिरेशनल इंडिया की पहचान है। आज हम ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि भारत का रेल नेटवर्क तेजी से बदल रहा है, अधिक स्पीड के लिए तैयार हो रहा है। वज़ीर आज़म ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क का संग बुनियाद भी रखा। डिजिटल साइंस पार्क का तस्वुर सनत और कारोबारी इकाइयों की तरफ से तालीमी इदारों के ताउन से डिजिटल मसनूआत और खिदमात को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम तहक़ीक़ी सहूलत के तौर पर किया गया है। इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में रोड शो किया। इस दौरान वज़ीर आज़म की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ आया। इस दौरान लोगों ने मोदी सरकार के मोदी मोदी करके नारे लगाए और वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कर्नाटक के बागलकोट में एक इंतखाबी रैली में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 9 साल में कर्नाटक को बहुत सारे पैसे और मंसूबे भेजने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस गलती से भी कर्नाटक में इक़्तिदार में आ गई तो ये सबसे बड़ी बदनवानी, खुशामद और कुंभा परवरी होगी और पूरा कर्नाटक फिसादज़दा हो जाएगा। कर्नाटक का 4 साल में श्री येदियुरप्पा और श्री बोम्माई के नेतृत्व में बहुत विकास किया है। मोदी जी ने 9 साल से कर्नाटक को केंद्र से ढेर सारे पैसे और योजना भेजने का काम किया है। कांग्रेस घाटी में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा
दंगे से ग्रस्त हो जाए। वजीर दाखिला ने कहा कि यहाँ मजहब की बुनियाद पर 4% मुस्लिम रिजर्वेशन था। बीजेपी की हुकूमत ने वोट बैंक के लालच में पड़े बगैर इस मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मुस्लिम रिजर्वेशन ख़त्म करने के बाद हमने दर्ज फहरिस्त ज़ात और दर्ज फहरिस्त कबाइल, लिंगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में इजाफा करने का काम किया है। धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शुमाली कर्नाटक के देवरा हपारगी में एक जलसे आम से खिताब किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस लीडर सदर रमैया पर तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि सदर रमैया ने हमेशा लिंगायत बरादरी और उसके लीडरों की तौहीन की है। हाल ही में बीजेपी छोड़ने के बाद जगदीश शेट्टर के कांग्रेस में शामिल होने पर शाह ने कहा कि वो हुबली में कम से कम 25,000 वोटों से हारेंगे। सिद्धरामैया ने लिंगायतों का अपमान किया। यत्नाल जी, इसमें आपको नई बात क्या है? इन्होंने निजलिंगप्पा का भी अपमान किया था, इन्होंने वीरेंद्र पाटिल का भी अपमान किया था, इन्होंने येदियुरप्पा जी को भी कुर्सी पर से नीचे उतारने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी हमेशा लिंगायतों का अपमान करती रही है और आज हमारे 1-2 नेता वहां चले गए, उनको लगता है कि जीत जाएंगे। मैं कहता हूं हुबली में भी उनको 25,000 से ज्यादा वोट से हारना पड़ेगा, 25,000 से ज्यादा। और मरकजी तफ्तीशी एजेंसी आज सुबह ममनुआ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों के 17 ठिकानों पर छापे मारे हैं। बिहार में 12, उत्तर प्रदेश में 2, मध्य प्रदेश में 2, पंजाब के लुधियाना में 1 और गोवा में 1 जगह पर छापे मारे गए हैं। बिहार के दरभंगा और मोतिहारी में आज सुबह जब ओहदेदार PFI से वाबस्ता अरकान के खिलाफ छापे मारने पहुंचे तो इलाके में हलचल मच गई। मध्य प्रदेश में खंडवा और उज्जैन में ये कार्रवाई की गई। मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल सितंबर में PFI पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी थी। PFI 15 रियासतों दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मगरबी बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में सरगर्म है। और इसी के साथ ही कर्नाटक में महकमा इनकम टैक्स की टीम ने भी मुबैना तौर पर फर्जी चंदा और टैक्स चोरी के मामले में छापे मारे हैं। आज प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर अंकिता बिल्डर्स के दफ्तर और हुबली में कंपनी के मालिक नारायण आचार्य की रिहाइशगाह पर छापेमारी की गई। इसके अलावा इनकम टैक्स हुक्काम बेंगलुरु में बिल्डर अरविंद कलबर्गी के घर पर भी कार्रवाई कर रही है। DMK MLA M.K. मोहन की रिहाइशगाह पर महकमा इनकम टैक्स की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। ये छापेमारी G स्क्वायर फर्म के हवाले से की जा रही है। DMK MLA M.K. मोहन का बेटा मोहन रियल एस्टेट कंपनी G स्क्वायर में शेयर होल्डर है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पनामा के अपने हम मनसब से मुलाकात की। उन्होंने तिजारती ताल्लुकात, राब्ते, सेहत और फार्मा, तवानाई और ग्रीन हाइड्रोजन, सेमी कंडक्टर्स और नकलो हरकत पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कसीरुल जहती फोरम्स पर दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन को भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस हवाले से बातचीत जारी रहेगी। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत लातीनी अमरीकी कारोबारी तकरीब में कुलीदी खुतबा भी दिया। Politically, India and Panama have been strong and close friends traditionally. We share the attributes of being politically democracies, of being market economies, of being pluralistic societies. And our world outlook is also very similar. We take independent positions. We are part of a larger South-South cooperation. So there is a very good
base of understanding and friendship on which our discussions were held today. Much of the talks were devoted to how to deepen our friendship, how to. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा की मुश्तरका सियासी इक़्तिदार और इक़्तिसादी नुक़्ता नज़र कई शोबों में ताउन की हौसला अफजाई करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय बिरादरी के लोग दोनों ममालिक के दरमियान पुल की तरह रह रहे हैं। और मुसलसल हो रही बर्फबारी के दरमियान श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। आज सुबह 6:20 पर बाज़ाब्ता तौर पर अक़ीदतमंदों के लिए कपाट खोले गए। आज मंदिर को तकरीबन 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। वैदिक मंत्र और बैंड की धुनों के दरमियान जब केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो पूरी केदारनाथ वादी हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकार से गूंज उठी। पैदल रास्ते और केदारनाथ धाम के चारों तरफ बिछी 3 से 4 फुट बर्फ की परवाह किए बगैर अक़ीदतमंद बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। और उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे और ढोल भी बजाया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने हर मुमकिन कोशिश की है कि केदारनाथ यात्रा हर अक़ीदतमंद के लिए आसान हो। सुप्रीम कोर्ट ने कुश्ती फेडरेशन के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी इस्तेसाल के इल्ज़ाम पर FIR दर्ज न किए जाने का इल्ज़ाम लगाने वाली 7 खवातीन पहलवानों की अर्जी पर आज दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने सीनियर वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर नोटिस लिया कि जिनसी इस्तेसाल के इल्ज़ाम के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करके जुमे तक जवाब तलब किया है। अर्जी गुजार की तरफ कपिल सिब्बल ने कहा कि खवातीन पहलवानों की शनाख्त जाहिर नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार की पहचान को पोशीदा रखने को कहा है। साथ ही अर्जी गुजार के साथ रखी गई शिकायत को भी फिर से सीलबंद कवर में रखने के लिए कहा गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में NCP लीडर नवाब मलिक की जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 1 मई को समाअत करेगा। कपिल सिब्बल ने अर्जी पर जल्द समाअत का मुतालबा किया था। नवाब मलिक को ED ने मफरूर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। कर्नाटक में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म किए जाने के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 9 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। रियासती हुकूमत ने समाअत को मुलतवी करने की अपील की थी। सरकार ने अदालत को यकीन दहानी कराई है कि फिलहाल नई पॉलिसी की बुनियाद पर कोई भी दाखिला या नौकरी में बहाली नहीं होगी। और UNSC ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों के तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए मौसर कसीरुल-जहती के मौजू पर खुली बहस की। इस दौरान भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने वीटो पावर पर सवाल उठाया और कहा कि क्या चार्टर का दिफा करते हुए मौसर कसीरुल-जहती पर अमल किया जा सकता है जो 5 ममालिक को दूसरों से ज़्यादा अहल बनाता है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि इस निज़ाम की खामियों को हर कोई जानता है जो असली चैलेंजेस का जवाब देने में नाकाम रहा है, चाहे वो कोविड वबाई बीमारी हो या यूक्रेन में जारी तनाज़ा। उन्होंने कहा कि अगर आज के माहौल में 1945 की ज़हनियत को बरकरार रखा गया तो हम अक़वाम मुत्तहिदा पर अपने लोगों का एतमाद खोते रहेंगे। और रुचिरा कंबोज ने UNSC में भारत की मुस्तकिल रुकनीत पर जोर देते हुए ये भी कहा कि भारत 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का बानी दस्तखत करंदा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के साथ साथ अफ्रीका और लातीनी अमरीका के पूरे बर्रा आज़मों को आलमी फैसला साजी से दूर रखा जा रहा है। बड़ी इस्लाहात के मुतालबात जायज़ हैं। That direction. To quote from the report, the Summit of the Future is an opportunity to reaffirm our common commitment to the UN Charter and announce a Charter Review Conference focused on Security Council reform. आगे बढ़ेंगे बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। खाना जंगी का शिकार अफ्रीकी मुल्क सूडान में जंगबंदी की कोशिश बिलाखिर रंग ले आई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के मुताबिक 2 दिन की बातचीत के बाद मुतहारिफ फ़रीक़ैन ने 72 घंटे की जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ किया है, जिसके बाद 24 अप्रैल की निस्फ़ शब से शुरू होने वाली जंगबंदी अगले 72 घंटों तक जारी रहेगी। तशद्दुद में यहाँ 427 अफराद हलाक और 3700 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। जंगबंदी के ऐलान के बाद लोगों में एक उम्मीद पैदा हुई है कि वो यहाँ से बाहिफाजत निकल सकते हैं। इससे कबल कई ममालिक अपने सिफारतकारों और दीगर मुलाजिमीन को वहाँ से निकाल चुके हैं।
दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने सूडान में जारी पुरतशद्दुद सरगर्मियों पर तशवीश का इज़हार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कसीरुल-जहती मीटिंग में कहा है कि सूडान में हालात बदस्तूर ख़राब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तशद्दुद को रोकना चाहिए, वरना ये सूडान में मज़ीद फैल सकता है, पूरे खत्ते को अपनी ज़िद में ले सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सूडानी अमले उनके अहल खाना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोशिशें की गई हैं, उनकी मदद के लिए हर मुमकिन तरीक़े तलाश किए जा रहे हैं। गुटेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मीटिंग में कहा कि सूडान की सूरत हाल बदस्तूर ख़राब होती जा रही है। इसके साथ साथ मग़रिबी ममालिक, अरब और एशियाई ममालिक की जानिब से अपने शहरियों को सूडान से बाहिफाज़त निकालने की मुहिम भी जारी है। अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके के सवात ज़िले में अंसदाद दहशतगर्दी महकमे के पुलिस स्टेशन में हुए 2 धमाके में 23 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। इस वाक़े में 45 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सवात ज़िले के कबाल में कायम अंसदाद दहशतगर्दी महकमे के पुलिस स्टेशन में दहशतगर्दाना हमला हुआ। वाक़े में सिक्योरिटी एहलकारों की मौत हो गई और 45 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से कई की हालत नाजुक है, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस वाक़े की मज़म्मत की है और हलाक शुदगान के अहल खाना के तईन ताज़ियत का इज़हार किया है। इसके साथ ही उन्होंने मुताल्लिक़ अफ़सरान से रिपोर्ट तलब की है। खबरें अब खेल के मैदान से। 7 जून से 11 जून तक होने वाले आलमी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारतीय टीम का आज ऐलान हो गया है। इस टीम में जहां एक तरफ अजिंक्य रहाणे की वापसी हुई है, तो वहीं जसप्रीत बुमराह पीठ में सर्जरी होने की वजह से टीम में शामिल नहीं हो सके हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के दरमियान मुकाबला होगा। यह मैच गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड अहमदाबाद में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में हार्दिक पांड्या की क़यादत वाली गुजरात टाइटंस की कारकर्दगी शानदार रही है। टीम ने इस सीजन में 6 मैच खेले हैं, जिसमें उसने 4 जीत दर्ज की है, 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। फहरिस्त में गुजरात टाइटंस 4थे नंबर पर है, जबकि इस सीजन में 3 बार मुसलसल जीत हासिल करने के लिए मुंबई इंडियंस को आखिरी मैच में पंजाब किंग्स के हाथ हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई ने अब तक इस सीजन में 6 मैच खेले, जिनमें से उसे 3 में जीत हासिल हुई है, जबकि 4 में शिकस्त का सामना हुआ है। 3 फहरिस्त में 7वें नंबर पर है। आज के इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की कोशिश होगी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की, वहीं मुंबई इंडियंस जीत की पटरी पर भी आना चाहेगी। और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 रन से हरा दिया। इस सीजन में दिल्ली की ये दूसरी जीत है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने मुकर्ररा 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाए थे। दिल्ली के लिए मनीष पांडे और अक्षर पटेल ने 34 रन बनाए। जीत के 145 रन का निशाना हासिल करने की कोशिश में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेट पर 137 रन ही बना सकी। हैदराबाद की तरफ से मयंक अग्रवाल ने सबसे ज़्यादा 49 रन बनाए, वहीं क्लासन ने 19 गेंदों पे 31 रन का स्कोर कायम किया। इसी के साथ ही आप हमें दीजिए इजाज़त।